स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। रूस यूक्रेन युद्ध के आज 2 महीने पूरे हो गए। 60 दिन समाप्त। इस युद्ध में अब तक रूस अपने मिशन में कामयाब नहीं हो पाया है। शायद पुतिन को अंदाजा था कि मामला 8-10 दिन तक का है, लेकिन ज्यादा बड़ा। 60 दिन के बाद भी स्थितियां रूस के काबू में नहीं है। यूक्रेन तबाह है, शहर दूर दर शहर खंडर है, लेकिन रूस भी भारी नुकसान में है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या यह युद्ध पुतिन कहां तक खींचना चाहते हैं और यूक्रेन का नतीजा वो क्या चाहते हैं। तमाम गोलीबारी, जानमाल के नुकसान और युद्ध के लगातार बने रहने के हालात के बीच में कुछ आंकड़े हैं जो सच्चाई बयां करते हैं। इन आंकड़ों की बिना पर यह जानना जरूरी है कि युद्ध आखिर कितना नुकसान दे गया और यह आगे किस अंजाम को हासिल होगा। रूस और यूक्रेन युद्ध के 60 दिन बीत चुके हैं। रूस दावा कर रहा है कि यूक्रेन को इस युद्ध में भारी नुकसान उठाना पड़ा है। युद्ध के 2 महीने और खंडर हो चुका है यूक्रेन। रूस भी तबाह हो रहा है। जी हां, यूक्रेन को क्या नुकसान है ये आपको बताते हैं। नुकसान के आंकड़े हमारे होंगे, फैसला आप करिएगा। युद्ध के 2 महीने खंडर हो चुका है यूक्रेन, लेकिन रूस भी तबाह है। यूक्रेन को नुकसान क्या है? एयरक्राफ्ट 141, हेलीकॉप्टर 110, मानव रहित विमान 551, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम 264। ये हम आपको बता रहे हैं यूक्रेन का नुकसान। यूक्रेन को क्या नुकसान हुआ है वॉल पर आप देखिए, ये आंकड़े, फैसला आप करिएगा। आगे बढ़ते हैं। जी हां, किसको कितना नुकसान हुआ है ये हम आपको बता रहे हैं। टैंक की बात करें तो 2496 टैंक रूस यूक्रेन के बर्बाद हुए हैं। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स 282, आर्टिलरी गन मोर्टार 1093 और मिलिट्री वाहन 2343। ये नुकसान का आंकड़ा है यूक्रेन का। रूस का भी आपको बताएंगे। यूक्रेन के कई शहर वीरान भी हो चुके हैं, खंडर बन चुके हैं। आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको दिखा रहे हैं कि क्या क्या नुकसान इतने 60 दिनों में यूक्रेन को उठाना पड़ा। आंकड़े हमारे, फैसला आपका। अब आपको बता रहे हैं यूक्रेन की तबाही की कहानी क्या है। कीव 77% तबाह, होरेंका 71% तबाह, होस्टोमेल 58% तबाह। ये वो बड़े शहर हैं। कितने तबाह हुए हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं। 60 दिन बाद यूक्रेन की कहानी कहां तक पहुंची है ये आपको दिखा रहे हैं। रूस के मंसूबे आगे क्या है ये भी आपको दिखाएंगे। यूक्रेन भी दावा कर रहा है कि उसने युद्ध में रूस को भारी चोट दी है। आंकड़ों में यूक्रेन के दावे को समझिए। आंकड़े क्या है, रूस को कितनी तबाही हुई है, क्या क्या नुकसान हुआ है, बता रहे हैं आपको। रूस का नुकसान क्या है ये यूक्रेन का दावा है जो हम आपको दिखा रहे हैं। सैनिक 21,800, विमान 169, हेलीकॉप्टर्स 154 और टैंक 873। ये आंकड़े हम वो आंकड़े दिखा रहे हैं जो यूक्रेन दावा कर रहा है। आर्टिलरी सिस्टम 408, आर्म पर्सनल कैरियर 2238 और अगर आगे बात करें तो आर्टिलरी जो है 4 और मोबाइल SRBM सिस्टम्स जो होते हैं वो 147 रूस के तबाह हो चुके हैं। रूस को नुकसान और भी हुआ है। बोट 8, वाहन 1557, फ्यूल टैंक्स 76, यूएवी यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल 191। ये आंकड़े यूक्रेन के दावे से आपको बता रहे हैं। फ्यूल टैंक 76, यूएवी 191, एंटी एयरक्राफ्ट वॉरफेयर 69, स्पेशल इक्विपमेंट्स 28। लगातार हमने पहले आपको बताया यूक्रेन के कौन कौन से शहर कितने खत्म हो चुके हैं, पहला आंकड़ा। दूसरा आंकड़ा आपको बताया यूक्रेन का जान माल का नुकसान क्या हुआ है। तीसरा आंकड़ा आपको दिखा रहे हैं रूस के नुकसान का। दरअसल जब 2 देश आमने सामने होते हैं तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक देश का ही नुकसान हो। युद्ध में मानव जाति के अलावा सिर्फ और सिर्फ नुकसान पैसे का और वॉरफेयर का भी होता है। वो आंकड़े हम आपको बता रहे हैं और रूस को जो नुकसान हुआ है वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। और यूक्रेन लगातार, ये भी एक माइंड गेम होता है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जिसको कहते हैं, लगातार कोशिश यही है कि वो बताए कि अगर नुकसान यूक्रेन का है तो तबाह रूस भी हो रहा है। हमारे साथ कुछ विशेष मेहमान हैं। हमारे साथ विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी साहब हैं, साथ ही साथ मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर जी हैं, मोहम्मद अली शाह साहब हैं और आसिफ रमीज दाऊदी साहब हैं, विदेशी मामलों के जानकार। बहुत स्वागत है आपका,
बहुत सारी डिबेट्स आप लोगों ने देखी होगी जिसमें कहा गया होगा कि बस खत्म होने वाला है यूक्रेन, रूस अंदर तक चला गया है। लेकिन आज आंकड़ों के साथ हम आए। बख्शी साहब आपसे ही शुरुआत करेंगे। बख्शी साहब 60 दिन पूरे हो गए, नुकसान दोनों तरफ है। यह कहना कि रूस का नुकसान कम हुआ है या यूक्रेन का ज्यादा हुआ है, यह बिल्कुल गलत होगा। नुकसान दोनों तरफ है। 60 दिन बाद आपका अपना एनालिसिस इन आंकड़ों के आधार पर। बख्शी साहब देखिए, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, नुकसान दोनों साइड्स का होता है, एग्रीड। यहां तक कि अटैकर का ज्यादा नुकसान होना चाहिए, डिफेंडर का नुकसान इतना नहीं होता अगर जो डिफेंसिव पे ही है। अनटिल एंड अनलेस बोथ फोर्सेस कम इनटू क्लैश इन ऑफेंसिव, फिर बात अलग होती है। तभी आपने आंकड़े पढ़े, देखे, इसको कोई चैलेंज नहीं करेगा। पर क्वेश्चन ये है कि इतने लॉस को झेलने की क्षमता किसमें ज्यादा है, ये मेन है। रिकवरी कौन फास्ट कर सकता है? अगर दोनों के 100 जहाज नुकसान हुए हैं, रशिया जल्दी रिकवर कर सकता है, यूक्रेन नहीं कर सकता। बात वो होती है, घातक प्रहार उसके ऊपर होता है जो दोबारा खड़ा नहीं हो सकता। यूक्रेन को अब बहुत प्रॉब्लम आएगी, रशिया को इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी इस नुकसान से। और यूक्रेन टेरिटरी लूज कर रहा है। लॉस ऑफ टैंक्स एंड एयरक्राफ्ट इज नॉट कंपेयर्ड टू लॉस ऑफ टेरिटरी। वो जो सबसे बड़ा नुकसान है, उसकी डेमोग्राफिक, उसकी जो कार्टोग्राफिक सिचुएशन चेंज हो रही है, डेमोग्राफिक सिचुएशन चेंज हो रही है, ये बहुत बड़ा नुकसान है। हमको उस एंगल से देखना है। और ह्यूमैनिटेरियन लॉसेस, दो बड़ी बात बख्शी साहब आपने आंकड़ों के आधार पर कही है। पहला, टेरिटरी लॉस यूक्रेन को है। दूसरी सबसे अहम बात कि रिकवर पहले कौन करता है। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर जी भी हैं। राजन सर, दो बड़ी बातें बख्शी साहब ने कही। ये तो बिल्कुल साफ है कि अगर फिल इन द ब्लैंक्स को भरना हो तो रूस रिकवर ज्यादा तेज करेगा। यूक्रेन की टेरिटरी लॉस भी हुई है, लेकिन जो बैकअप सपोर्ट लगातार पीछे के दरवाजे से यूक्रेन को मिल रहा है, क्या यह भी एक चिंता का विषय रूस के लिए है कि वो पूर्ण रूप से जो चाहता था वो 60 दिन के बाद भी नहीं कर पाया है? बिल्कुल आपने सही फरमाया है। ये जो कांस्टेंट जो रिप्लेनिशमेंट यूक्रेन में हो रहा है, नेटो देश कर रहे हैं और खासतौर पे यूएस और ग्रेट ब्रिटेन, ये इस लड़ाई को लंबी की तरफ लेके जा रहा है। ड्यूरेशन इसकी जो है ना एनहांस, और उसमें नुकसान किसका होगा? यूक्रेन का। बिकॉज इतनी ये लड़ाई आप बढ़ाते जाएंगे, आप उतना ही आपका कोलैटरल डैमेज होगा, उतनी आपकी कैजुअलिटीज होगी। और ये जो लॉसेस का आंकड़ा जो आपने दिया है, ये पूरा हो सकता है। आज अगर आपके पास 1000 टैंक थे और आपके 250 टैंक अगर आपके नष्ट हो गए, तो ये आ जाएंगे और ये आ रहे हैं। और जो चिंता की खबर जो आ रही है वो ये है कि इस इक्विपमेंट के साथ यूएस आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स और सोल्जर्स भी देखे गए यूक्रेन में। हाँ, कई बार देखे। ब्रिटिश आर्मी के भी देखे गए। और इसकी वजह यह है कि आप जो भी अगर इक्विपमेंट अपना लेके आते हैं, उसके ऊपर आपने यूक्रेनियन आर्मी के सोल्जर्स को ट्रेन करना। तो ये जो सपोर्ट इनको अभी मिल रही है, और आप देखेंगे कि जहां जहां पे लड़ाई हो रही है वहां पे रेजिस्टेंस मिल रही है। ठीक है। और रशिया की कोशिश ये है कि सिविलियन कैजुअलिटीज को कम से कम रखें, बिकॉज रशिया नहीं चाहता है कि सिविल एरियाज में वो ज्यादा अपनी बॉम्बार्डमेंट करे, और वो अभी तक इसको फॉलो कर रहा है। पर जैसे ये टाइम आपका बीतता जाएगा, आप देखेंगे ये सिविल एरियाज भी टारगेट होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है सर। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह साहब भी हैं। शाह साहब के पास एक बार चलेंगे। शाह साहब, जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं, अब युद्ध में कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका फैसला हमेशा वक्त करता है, लेकिन ये 60 दिन किस पर भारी है? जो आंकड़े हैं वो कहते हैं कि ठीक है, यूक्रेन संघर्ष कर रहा है, लेकिन रूस के लिए भी एक चिंता का विषय है। जितना लंबा युद्ध खींचेगा उतनी चिंताएं रूस की बढ़ेंगी। बिल्कुल, मैं अपने सीनियर से बिल्कुल सहमत हूं, और उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त बात बताई
देखिए बात ऐसी है, अमेरिका अभी सोच रहा है कि जितना लंबा ये युद्ध खिंच जाए उतना ही बाद में रशिया को नुकसान है। रशिया के लिए ये फायदेमंद नहीं होएगा बिल्कुल भी। तो अमेरिका बिल्कुल वही चाह रहा है। और यूक्रेन के जो प्रधानमंत्री, जो राष्ट्रपति हैं ज़ेलेंस्की साहब, वो तो बस सुनेंगे जो अमेरिका कहेगा उनको। हालांकि मैं उनको सलाम करता हूँ, उनकी राष्ट्रवाद की, उनकी पेट्रियोटिज्म की, वो कुर्बान होने को तैयार है। लेकिन क्यों कुर्बान हो? बेकार में क्यों कुर्बान हो? अगर आप बच सकते हैं तो बच लो ना भाई। और बात केवल शाह साहब वो तो कहते हैं मैं अंतिम सांस तक लड़ता रहूंगा। ज़ेलेंस्की साहब को हमने कई बार सुना, ये अच्छा है, एक मोरल बूस्टर के रूप में काम करता है। वो ग्राउंड पर भी रहते हैं, बड़े लोगों की विजिट्स होती है, घूमते भी हैं, तमाम देशों के सेनेट्स को उन्होंने संबोधित भी किया। लेकिन देश की जनता का क्या और देश का क्या? हाँ करेक्ट, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही फरमाया आपने। ये अच्छा है, सुनने के अच्छा लगता है ये। और ये बड़ा अच्छा भाई, ताली बज जाएगी और स्टैंडिंग ओवेशन मिल जाएगा भाई, मरते दम तक कभी हार नहीं मानेंगे। मगर जनता का क्या? फर्ज करिए आप बाजार जा रहे हैं, आप पे अटैक हो गया, खतरा हो गया, गुंडों ने आप पे कर दिया, आप लड़ेंगे डट के, ठीक है। अगर आप फैमिली के साथ में हैं, आप फैमिली की खैर करेंगे, पहले आप फैमिली के बारे में सोचेंगे, फिर आप अपने बारे में सोचेंगे उसके बाद, है। तो जोश और होश में फर्क होता है। अब बात केवल टाइम की है। अब देखिए, रूस ने ऑलरेडी मारियोपोल में कब्जा जमा दिया है, अब आगे आएगा ओडिशा पोर्ट, और रूस इनको करेगा लैंडलॉक, ताकि जो काला सागर है, जो ब्लैक सी है, वहां पे इनका एक्सेस ना हो, और वहां से क्रीमिया को इनको डायरेक्ट एक्सेस मिल जाता है। डॉनबास के इलाके, जो लोहांस्क और डोनेट्स्क के डायरेक्ट एक्सेस इनको वहां मिल गया। ईस्ट रशिया की तरफ से, जो ईस्ट रशिया के लोग हैं वैसे भी अपना रशियन नहीं मानते एक तरीके से, तो वहां पे उनको भी बहुत और करीब में आ गए। तो जी हाँ, बात केवल टाइम की है, और युद्ध में हार तक हर कोई है, ठीक है, जीतनी होती है युद्ध में, कोई अच्छी बात नहीं है। हारेंगे रूस भी और यूक्रेन भी, मगर नुकसान तो होगा दोनों का। पर ज्यादा नुकसान किसको आएगा? ज्यादा नुकसान होएगा यूक्रेन का, ज्यादा नुकसान होएगा जो उसमें बिल्कुल अपना दिमाग बुद्धि नहीं लगा रहा है उसका। इसको मैं अच्छी लीडरशिप नहीं मानता हूं रजत भाई, जो ज़ेलेंस्की साहब कर रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार आसिफ रमीज दाऊदी साहब भी हैं। एक बार दाऊदी साहब का रुख कर लेते हैं। दाऊदी साहब, जो डिप्लोमेटिक चैनल्स होने चाहिए थे, कई दौर की बातचीत दोनों देशों में हुई, अच्छे स्तर की बातचीत हुई, लेकिन वो बेनतीजा रही। जिस तरीके से फ्यूल अप किया यूरोपियन कंट्रीज ने और अमेरिका ने, क्या उससे तनाव इन अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज ने बढ़ाया बजाय सॉल्व करने के रूस और यूक्रेन के बीच में? अमेरिका ने तो हमेशा ही तनाव को बढ़ाया है, बढ़ाता है, हिस्ट्री भी है। डायरेक्ट वॉर्स तो वो खुद से कभी लड़ा नहीं, लेकिन प्रॉक्सी वॉर्स के लिए बहुत ही माहिर है। बहुत सारी मिसालें देखने को मिलती हैं, और अभी भी मौका ऐसा मिल गया है कि किसी भी तरह से बलि का बकरा यूक्रेन को बना दो। किसी भी तरह से जितना नुकसान आज जो हो रहा है यूक्रेन की जनता का, वहाँ के लोगों का, उसे ये बताएं कि अमेरिका का क्या नुकसान है। जितने दिनों तक ये युद्ध चलता रहेगा, अमेरिका का फायदा होता रहेगा, और रशिया का कहीं ना कहीं मनोबल नीचा होगा, और रशिया का भी नुकसान होगा। अब इसमें ये उसको आग नहीं देंगे तो कैसे उसको, आपको लगता है कि अमेरिका कभी भी फायर फाइटर हो सकता है? वो तो इंसिनरेटर ही हो सकता है इस सिचुएशन में, क्योंकि उसको बुझाने से फायदा हो नहीं सकता। दूसरी चीज आपको मैं बताऊं कि अभी जितनी भी हालात वहां पे बिगड़े हैं, जो बिगड़ हैं, आपने पूरा आंकड़ा दिखाया कि कितने चीजों का नुकसान हुआ। मैं कह रहा हूं कि ये जितनी भी नुकसान हुई है फिजिकल चीजों की, आर्म्स की, एम्यूनिशंस की, फलाने की, ये तमाम चीजें तो रिकवरेबल है, रिकवर हो सकती है, आज नहीं तो कल वो हो ही जाएंगी। लेकिन जो जाने जाती है, जो मासूम जाने जाती है, दुनिया के तमाम दाऊदी साहब सोच लिया होता और अहम ना टकराते पुतिन साहब के और ज़ेलेंस्की साहब के, तो इतनी लाशें हमें देखने नहीं पड़ती। आप सब हमारे साथ रहिए, आते हैं कुछ और आंकड़े आपको दिखाएंगे, आप रहिए हमारे साथ। यूक्रेन पर हमले को लेकर नाटो देशों ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए, लेकिन इस बीच खुलासा हुआ है कि रूस ने फ्रांस, जर्मनी और इटली से प्रतिबंधों के बावजूद भारी मात्रा में हथियार खरीदे। हालांकि यह डील 2014 में रूस के क्रीमिया पर कब्जे के बाद हुई थी। यूरोपियन यूनियन ने अपने सदस्यों देशों और रूस से हथियारों की डील करने से मना किया था, लेकिन प्रतिबंधों में लूपहोल निकाल लिए गए। आंकड़े जरा देख लीजिए। युद्ध के 2 महीने हो चुके हैं, खंडहर यूक्रेन है, रूस ने खरीदे हथियार है प्रतिबंध के बावजूद फ्रांस, जर्मनी और इटली से। कितने के हथियार? 2285 करोड़ रुपए के। अकेले फ्रांस से इस 2285 करोड़ का 78% हिस्सा आता है। कब हुई थी डील? हालांकि डील पहले हुई है।
क्रीमिया पर कब्जे के वक्त, यानी 2014 में हुई है। यह जताता है कि यूरोपियन कंट्रीज चाहे कुछ भी कहें, बोलते रहें कि आप प्रतिबंध लगा दीजिए। जैसे सवाल हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी से पूछा गया था कि आप तेल क्यों लेते हैं, तो उन्होंने बताया कि यूरोपियन कंट्रीज एक दोपहर यानी एक दिन में जितना लेती हैं, हम शायद एक महीने में लेते हैं। ये वही आंकड़े हैं जो बेनकाब करते हैं उन देशों को जो अभी भी हथियार सप्लाई कर रही है रूस को। यूक्रेन की कुछ और तबाही वाले आंकड़े हम आपको दिखाएंगे जो आप बताएगी कि आखिर यूक्रेन का क्या हाल है। क्या फिक्स यूक्रेन की तबाही, जी हां, एयरपोर्ट 12 तबाह हो चुके हैं, पावर प्लांट 7, और सड़क की अगर बात करें तो 8000 किलोमीटर सड़क खत्म हो चुकी है, नहीं है। यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टैब्लिशमेंट्स हैं वो धीरे धीरे कर यूक्रेन के खत्म हो रहे हैं। लेकिन सवाल बड़ा यही है कि आखिर पुश कौन कर रहा है यूक्रेन को। इस जो खास मेहमान थे उनसे हमने पूछने की कोशिश करी और उन्होंने कहा कि हाँ, जो दूसरे मुल्क हैं, चाहे म्यांमार का हो, ब्रिटेन हो, हथियार भी सप्लाई कर रहा है। आंकड़े आपके सामने हैं और बार बार ये बात सामने आ रही है। ठीक है, एक बार फिर से बख्शी साहब आपसे ही शुरू करूंगा। ये कहानी हम बता रहे हैं सर, लेकिन जो नुकसान यूक्रेन का हुआ है, चाहे वो सड़कों का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, बिल्डिंग्स का हो, हॉस्पिटल्स का हो, केमिकल फैक्ट्रीज का हो, स्टील प्लांट्स का हो, आपने क्योंकि बहुत अच्छी बात कही थी कि रिकवरी कैसे होगी, लेकिन क्या जो कंट्रीज फ्रंट फुट पर आकर कहते हैं कि रूस पर प्रतिबंध लगाइए, लेकिन उसके बाद भी हमने कंट्रीज को दिखाया आपसे, इटली हो, वेस्टर्न कंट्रीज, फ्रांस हो, वो लगातार हथियार सप्लाई कर रही है रूस को। बख्शी साहब देखिए, आपको हम आपके चैनल पे पहले भी बोल चुके हैं, इस लड़ाई में सबसे ज्यादा फायदा है आर्मामेंट इंडस्ट्री का। और आर्मामेंट इंडस्ट्री वर्ल्ड की सारी या यूरोप में या अमेरिका में कंसंट्रेटेड है। सारी नेटो की सप्लाई यूरोप से हो रही है और अमेरिका से हो रही है, बल्कि उन दोनों में लड़ाई और संघर्ष चल रहा है अमेरिका और नेटो में कि सप्लाई कौन ज्यादा करे। अमेरिका सारी मार्केट लेना चाहता है, और यही नहीं, इटली और जितनी कंट्रीज हैं जिसको अगर वो रशिया को बेच सकते तो रशिया को बेचेंगे। यहां पे तो हमने भी ये भी देखा है कि एक ही पार्टी दोनों एनिमीज को सप्लाई कर रही है। इनको और कुछ नहीं होता, इनको अपना पैसा कमाने की बात होती है। इस सारी गेम के अंदर आर्मामेंट इंडस्ट्री है और वही आपको भड़काती है। लोग कहते हैं कि आप, मैं छोटा एग्जाम्पल, बख्शी साहब मैं इसी बात को थोड़ा सेकंड करना चाहूंगा। लोग कहते हैं कि सबसे बड़ा व्यापार, बिजनेस इसी वॉर का होता है, डर का होता है, हथियार का होता है। जब डर और लड़ाई होती है तभी ये हथियार बिकते हैं। यही तो फ्यूल, यही तो रीजन होता है कि इनसिक्योरिटी ही, ये तो आर्मामेंट लोगों को बंदूक लेके आदमी सोता है कि बिकॉज इनसिक्योर। तो इस इनसिक्योरिटी पैदा करने के लिए भी आर्मामेंट इंडस्ट्री बड़ा जोर लगाती है। मैं आपको छोटा एग्जांपल देता हूं। गल्फ वॉर के अंदर रेथियन कंपनी ने अपना पेट्रियट मिसाइल लगाई थी, फील्ड ट्रायल भी नहीं हुआ था। पहला फील्ड ट्रायल पे उन्होंने स्कट पे किया क्योंकि व्हाइट हाउस से डायरेक्ट फोन आ गया और उन्होंने स्कट के ऊपर किया और ऑफिशियली डिक्लेयर हो गया। आर्मामेंट इंडस्ट्री चाहती है कि लड़ाई जारी रहे, एक F-16 की फैक्ट्री बंद हो जाए, प्रेसिडेंट इलेक्शन लूज कर जाता है। तो ये सारी की सारी, आपको मैं बता दूं, किसी को कोई चिंता ह्यूमैनिटी की नहीं है, ये सारे लिप सर्विस है। नेटो अपने आर्मामेंट बेचने की कोशिश कर रहा है। राजन कोचर जी के पास चलेंगे, समझेंगे कि ये कितना बड़ा बेल्ट है, व्यापार कैसे होता है। जब युद्ध दो देशों में होता है तो सप्लाई की एक चेन होती है, उसको कैसे आगे लोग बढ़ाते हैं। कौन वो लोग हैं जो अपने व्यापार के लिए इस युद्ध को नहीं रोकना चाहते। आंकड़े भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले एक बहुत छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए इंडियन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। यूक्रेन कैसे खंडर बनता जा रहा है और उसे फिर से उठाने में कितना खर्च हो सकता है, यह इसके आंकड़े अब आपको बताते हैं। युद्ध के 2 महीने खंडर हो चुका है। जी हाँ, ग्राफिक्स क्या है। युद्ध के 2 महीने खंडर यूक्रेन। एयरक्राफ्ट 141 तबाह, हेलीकॉप्टर्स 110 तबाह और मानव रहित विमान 551 तबाह, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम 264 तबाह। बर्बाद शहरों में रोजगार था 1 करोड़। देश के रोजगार की बर्बादी 60%। उत्पाद ठप वाले फर्म 30%। उत्पादन कटौती वाले फर्म 45%। ये आंकड़े हम आपको बता रहे हैं, जो बता रहे हैं कि यूक्रेन की बर्बादी के आंकड़े क्या है।
अगला ग्राफिक्स आपको बताते हैं और आंकड़ों के साथ आपको दिखाते हैं क्या है। यूक्रेन की तबाही की आपको कहानी बता रहे हैं। पुनर्निर्माण में खर्च, एक आकलन यानी CPR का जो अनुमान है वो 38 लाख करोड़ रुपए आएगा फिर से बनाने की। संभलने में खर्च 3 गुना GDP का, और कृषि की वापसी जो होगी वो 3000 करोड़ से ज्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे। कृषि की वापसी के लिए 5000 करोड़ से ज्यादा लगेगा। पलायन 50 लाख लोगों का हो चुका है यहां से, और मारियोपोल से लगभग 4.5 से 5 लाख लोग बाहर पलायन कर चुके हैं। सीधे अपने मेहमानों के पास चलते हैं। हमारे साथ बख्शी साहब है, राजन जी के पास चलते हैं एक बार। राजन सर, फिर से कैसे खड़ा हुआ जाए? हालांकि ये हाइपोथेटिकल है, अभी कितनी बर्बादी यूक्रेन की और होगी हम नहीं कह सकते, लेकिन आज की स्थिति में 60 दिन बाद यूक्रेन को अगर रीबिल्ड करना हो, उसकी इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर को रीबिल्ड करना हो, उसके आंकड़े हमने आपको दिखाए। राजन सर। रजत जी, ये बहुत ही अहम सवाल है जो आपने अभी रेस किया है, क्योंकि अगर आप एग्जाम्पल हिरोशिमा और नागासाकी का भी देखें, और जब वहां पे एटम बॉम्ब गिरा था तो वो पूरा नष्ट हो गई थी, और हम 2 सिटीज की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक देश की बात कर रहे हैं। और जितना आपने अभी आंकड़े हमको दिखाए हैं, अगर इतना पैसा यूक्रेन को कोई अगर दे सकेगा तो उसके पास एक अलादीन का चिराग होना चाहिए, तभी वो दे पाएगा। क्योंकि वर्ल्ड की इकोनॉमिक सिचुएशन की जो हालत है, जो यूनाइटेड स्टेट्स की हालत है और जो नेटो कंट्रीज की अपनी हालत, वो इतनी कंफर्टेबल नहीं है कि वो यूक्रेन को अपना फंडिंग अपना दे सके। और अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें और IMF की बात करें, तो IMF और वर्ल्ड बैंक जब आपको लोन देता है तो उसकी एक कंडीशंस होती है, स्ट्रिंजेंट उसके रूल्स होते हैं, और एक स्पेसिफिक अमाउंट होता है। वो जो अमाउंट जो अभी आंकड़े आप दिखा रहे हो उसके आसपास भी नहीं होगा। और दूसरा एक मैं इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो विंग कमांडर साहब ने भी बताई थी अबाउट द डिफेंस इंडस्ट्री, बिकॉज मुझे इसकी थोड़ी जानकारी है। जी सर, बिल्कुल बताइए। ये जो यूनाइटेड स्टेट्स जो है, ये जैसे अपना काम करते हैं, ये इंडियन आर्मी की तरह नहीं काम करते। इंडियन आर्मी में हमारी अपनी लॉजिस्टिक यूनिट्स होती हैं, हम अपना सामान अपने पास रखते हैं और अपनी आर्मी को सपोर्ट करते हैं। ये लोग हर एक चीज अपनी आउटसोर्स करते हैं, उसको परफॉर्मेंस बेस्ड लॉजिस्टिक्स PBL। और अगर आपने अफगानिस्तान में देखा होगा, वहां पे अमेरिकन फौज वहां पे पहुंची थी, तो सारे अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर, डीलर, वो भी अफगानिस्तान में थे, और वहीं से डीलर स्ट्रक होती थी, और वहीं से आर्म्स जो आपका जो एमोमेंट है वो आपका सप्लाई होता है। तो अभी जो ये सिचुएशन हमारी वर्ल्ड में इसको बन रही है, अभी आप देखेंगे जितने भी आर्म्स डीलर है आज वर्ल्ड में, ये सारे एक्टिवेट हो चुके हैं। कुछ तो इंडिया में भी एक्टिवेट हो चुके हैं, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। बख्शी साहब कुछ ऐड करना चाहते थे आप? सबसे बड़ी बात ये ऐड करना चाहता था कि बात हो रही है रीबिल्डिंग की। इस रीबिल्डिंग के अंदर भी आप देखेंगे कि लोग बड़ा पैसा बनाएंगे, जैसे कि आर्मामेंट बेचने की बात हो रही है, सबसे ज्यादा रीबिल्डिंग में भी बड़ा पैसा बनाएंगे, और इसको बहुत सीरियसली डेट के अंदर यूक्रेन आ जाएगा। ये इतना आसान नहीं है कि कोई खुले, जैसे कि जनरल साहब ने बताया, इतना पैसा भी नहीं लोगों को होगा। तो जितनी वेरियस कंपनीज होंगी वो सारा का सारा होगा, वो सब मिलके इसको और निचोड़ेंगे। इस समय यूक्रेन का उठना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। ठीक है, मोहम्मद अली शाह साहब आ रहा हूं। बख्शी साहब एक मिनट दीजिएगा, शाह साहब के पास चलें, क्योंकि इसी चीज को समझ लें। जो रीबिल्डिंग ऑफ यूक्रेन है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, लेकिन कोचर साहब ने कहा कि अलादीन का चिराग आप कहां से लाएंगे, वो अलादीन कौन होगा? तो क्या अमेरिका, नाटो देश, यूरोपियन कंट्रीज, बोरिस जॉनसन जिस तरीके से चल रहे थे, क्या ये वो अलादीन होंगे जो यूक्रेन को फिर से बनाने की जिम्मेदारी लेंगे? शाह साहब। देखिए, यूक्रेन ने ऑलरेडी ये उदाहरण दुनिया के आगे प्रस्तुत कर दिया है कि जब तक आप स्वयं अपने पांव पे खड़े नहीं होंगे,
तो कोई नहीं आएगा। आप बैंक का लोन लेने जाते हैं, आप बैंक के लोन लेने से पहले आपको साबित करना पड़ेगा कि आपके पास वो गारंटी है, इतनी संपत्ति है कि अगर आप बैंक का लोन नहीं चुका पाए तो आपके पास मतलब आपको ज्यादा की जरूरत ही नहीं है लोन की, एक तरीके से देखा जाए तो। अब जापान में हिरोशिमा नागासाकी एटम बॉम्बिंग के बाद राख से उठ के आई, उठी ना वो। अच्छा, श्रीलंका का अभी आज जो हाल है वो डूब गया है, लोग कह रहे हैं वो कभी उठ नहीं पाएगा, मगर चीन जो है उसको उन्होंने उनका पोर्ट 99 साल के लिए रख लिया है लीज के लिए, वो चीन में टेक केयर। अच्छा, अब यूक्रेन की बात रही, मैरियोपोल में जो थिएटर गिर गया था, पूरा बर्बाद कर दिया था, 300 लोगों की उसमें मौत हो गई थी। इटली सामने आई बोल के हम उसको रिबिल्ड कर देंगे। आप यू कैन रिबिल्ड अ होम, यू कैन रिबिल्ड अ हाउस, यू कैन नॉट रिबिल्ड अ होम। तीसरी बात भाई रजत भाई, एक मैं बड़ी सरल बात करता हूं मैं कि हर कोई, ये मेरी गारंटी है, हर कोई जो हमें सुन रहा है वो इस बात से कनेक्ट कर पाएगा, ठीक है। देखिए फर्ज करिए आपका एक दोस्त है रजत भाई जो कि नशेड़ी हो गया है, वो उसको नशे लेने की लत पड़ने लग गई है, आपको उसकी मदद करनी है, वो आपसे भीख मांग रहा है, भैया प्लीज मेरे को और नशा ला के दो, है आपको उसकी मदद भी करनी है। आप क्या करेंगे? क्या आप और नशा ला के देंगे उसको उसकी मदद करने के लिए, या आप उसको रिहैब में भेजेंगे? क्या आप उसको देखो, तो हिंदुस्तान वो रिहैब वाला काम कर रहा है। हिंदुस्तान जो काम कर रहा है वो ऐसा काम कर रहा है कि भाई जिसे शांति आए, वो न्यूट्रल पक्ष रखा हुआ है। ठीक है, अमेरिका को ये बात दाऊदी साहब को जोड़ना चाहूंगा। दाऊदी साहब, हमने रीबिल्डिंग ऑफ यूक्रेन के आंकड़े दिखाए, जीडीपी नंबर्स भी दिखाया, लोग वहां से बहुत सारे पलायन कर चुके हैं, लाखों की तादाद में ऐसे लोग हैं, खुद यूएन की एक रिपोर्ट भी है। कब युद्ध खत्म होगा, कब रीबिल्डिंग ऑफ यूक्रेन होगी, कब वहां के नागरिक जो पलायन कर चुके हैं वापस आएंगे? लगभग 10 साल पीछे चला गया यूक्रेन। मेरा सबसे बड़ा कंसर्न यही होता, और सबसे बहुत ही 100% का सवाल आपने जो ये पूछा है, क्योंकि ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो होती है ना, क्योंकि मैं इंडो अरब हेल्पिंग हैंड्स का फाउंडर और चेयरमैन भी हूँ, हमने ये प्रमोट किया हमेशा कोरोना में भी कि कैसे एक एक जान की कीमत होती है, कैसे लोगों को घर में बसाया जाए, घर से उजाड़ा नहीं जाए। आप देखें कि 50 लाख 5 मिलियन से ऊपर अगर वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का मामला होता है, अलग अलग जगहों पे वो जाते हैं। सीरिया का एक की मिसाल है हमारे पास कि किस तरह से वहाँ का ये जो गल्फ रीजन की तमाम चीज़ें हुई थी और लोग अलग अलग मुल्कों में गए और कुछ ने उसको एक्सेप्ट किया, कुछ ने नहीं किया। अब बताएं कि पहले तो रिकंस्ट्रक्शन तो बात की बात है, अभी आप देखें कि अभी इमीडिएटली उनको किस तरह से मदद की जा सकती है। जो लोग अपने अपने घर छोड़ के जाते हैं, मेजर शाह ने अभी कई मिसालें दी पर्सनल कनेक्ट करने के लिए, रिलेट करने के लिए। मैं भी एक मिसाल ऐसे ही देना चाहता हूँ कि कोई इमेजिन करे कि उसके सर से एक छत नहीं है, खाने को कुछ नहीं, और अचानक से किसी और के घर उसको जाके रुकना पड़ जाता है, वो घर में। यहाँ जब इतने सारे लोगों की क्राइसिस की बात होती है, खासतौर से जब हम जानते हैं कि कितनी अभी हेल्थ क्राइसिस भी आ रही है, कोरोना के मामला थे, अलग अलग बीमारियां आती हैं, दूसरे शहरों में, दूसरे मुल्कों में वो फैल सकती है, तो ये बहुत वक्त लगेगा, 10 साल पीछे नहीं, मुझे लगता है और भी कितना वक्त लगेगा इस पर चर्चा करेंगे। रहिए आप सब हमारे साथ रहिए, कुछ और आंकड़े आपको दिखाते हैं, फिर आपके पास आएंगे। रुकिए 1 मिनट आप। युद्ध के चलते यूक्रेन और रूस की जीडीपी में भारी गिरावट का अनुमान जताया गया है। आंकड़ों के साथ आपको समझाते हैं। युद्ध के 2 महीने पूरे हो चुके हैं और यूक्रेन की जो अर्थव्यवस्था, जीडीपी में जो गिरावट है वो लगभग 45.1% है, अनुमानित है। किसने अनुमान लगाया है? वर्ल्ड बैंक ने लगाया है। आर्थिक अपडेट आपको बता रहे हैं यूक्रेन की जीडीपी के बारे में। 45.1% डाउन है जीडीपी यूक्रेन की। रूस की अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो जीडीपी में गिरावट है 11.2%। विदेशी कंपनियों ने, जिन्होंने रूस छोड़ दिया, 300 प्लस कंपनी से। रूबल में जो गिरावट है समझिएगा 30% की है। वैश्विक लेन देन में से बाहर बैंक जो है वो 7 है। रूबल में जो गिरावट है वो 10% से ज्यादा है। 2022 वर्ल्ड बैंक आर्थिक अपडेट हमने आपको बताया। ये इकोनॉमिक सिचुएशन है रूस की, यूक्रेन की, दोनों कहां देश खड़े हैं ये हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे। दाऊदी साहब आपके पास आऊं, लेकिन उसके पहले एक बार कोचर सर के पास चलेंगे। कोचर सर, ये जो आंकड़े हैं ये जीडीपी के हैं, इकोनॉमी के हैं, इन्वेस्टमेंट्स के हैं,
एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का इस पर क्या असर पड़ा ये है। बैंकिंग, वर्ल्ड बैंकिंग सिस्टम के आंकड़े हैं। इन आंकड़ों को देखा जाए तो दोनों ही देशों को ठीक ठाक नुकसान हुआ है। रूबल में जिस तरीके की गिरावट देखी गई है और जिस तरीके से स्विस बैंकिंग सिस्टम से रूस को बाहर रखा गया, 300 प्लस कंपनियां रूस छोड़ देती हैं। कई देश ऐसे होते हैं जो अपनी कंपनीज क्लोज कर देते हैं। तो इसका मतलब अंदरूनी रूप से नुकसान रूस को भी ठीक ठाक हुआ है। रजत जी, ये बात बिल्कुल सही है जो आपकी ऑब्जर्वेशन है कि इसमें वो भी नुकसान हुआ है, पर रूस ने अपने आप को फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली प्रिपेयर किया है। ये जब भी आप देखेंगे, अगर पुतिन ने ये डिसीजन लिया कि उसने यूक्रेन को अटैक करना है, अंदर जाना है, तो वो पूरी अपनी एनालिसिस, अपना सिनेरियो बिल्डिंग अपनी कर चुका था कि अगर ये इसको लड़ाई होगी तो इसमें क्या क्या सिनेरियोज होंगे और कहां तक इसमें रशिया इफेक्ट होगा। और दूसरा, आपने एक चीज और देखी है कि काफी ऐसे देश हैं, उसमें भारत भी है, कि हमने अपना रशिया के साथ अपने ट्रेड रिलेशंस को अफेक्ट नहीं किया, हमारे अभी भी जारी हैं। और चाइना अभी रशिया के साथ जुड़ गया है और ये एक चिंता का विषय है पूरे वर्ल्ड के लिए, बिकॉज इस युद्ध की वजह से रशिया और चाइना की जितनी भी दूरियां थी वो कम हो चुकी हैं और अभी वो दोनों मिलके यूएस को चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो पॉलिटिकल सिचुएशन में बदलाव आया है, अभी आप इसमें देखेंगे कि जरूर रशिया को नुकसान होगा, अल्टीमेटली उसकी इकोनॉमी डाउन जाएगी, पर ऐसा नुकसान नहीं होगा कि रशिया खत्म हो जाएगा। ऐसा ठीक है सर, आऊंगा आपके पास। एक बार बख्शी सर के पास। बख्शी सर, इकोनॉमी हमने बताई, रूबल पे बताया, जीडीपी पे बताई। मेरा अपना मानना है, जो जहां तक मैंने पढ़ा है व्लादिमीर पुतिन साहब के बारे में, इन सब चीजों का उनको अंदाजा कोई भी स्टेप उठाने से पहले रहा होगा। पाबंदियां क्या लगेंगी ये भी पता होगा, कौन दोस्त होगा कौन दुश्मन होगा ये भी पता होगा, अमेरिका किस तरीके से एग्रेसिवली बात करेगा ये भी पता होगा। लेकिन क्या कोई चॉकआउट सेकेंड वे ऑफ प्लान, हालांकि लोग कहते हैं कि स्विफ्ट बैंकिंग के बाद भी उनके पास एक सेकेंड ऑप्शन ऑफ बैंकिंग थी जिस पर वो काम कर रहे हैं। तेल का आयात निर्यात बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है, ये सिर्फ हमारा भ्रम है। यूरोपियन कंट्रीज आज भी तेल और गैस ले रही है उससे। लेकिन ये जो नुकसान है, क्या अमेरिका इसी नुकसान का इंतजार कर रहा है कि कैसे रूस आंतरिक रूप से इकोनॉमिकली डाउनग्रेड हो जाए? बिल्कुल, अमेरिका तो चाहता है कि रशिया डाउनग्रेड हो जाए, पर यहां अमेरिका का जो प्लानिंग है वो कुछ फेल होती नजर आ रही है। रशिया डाउनग्रेड नहीं होगा। और आपको पता होना चाहिए कि रशिया का साथ चाइना देगा और चाइना की जो कैपेसिटी है टू एब्जॉर्ब इकोनॉमिक शॉक बड़ी ट्रेमेंडस है और वो मिलके और रशिया को डाउन होने नहीं देगा। आप देख लीजिए। और वैसे भी रशिया का और बड़ी मार्केट है, यूरोपियन कंट्रीज उसकी सामान ले रही हैं, वो से यूरोपियन कंट्रीज सामान ले रहा है, ऑयल का निर्यात हो रहा है और चीजों का हो रहा है, रेयर मिनरल्स का निर्यात हो रहा है। ये कोई भी आप नहीं आंकड़ा लगा सकते कि अमेरिका ने जो प्लान किया था वो हो रहा है। यहाँ थोड़ा नुकसान जरूर हो रहा है, लड़ाई में नुकसान होता है, कुछ परसेंटेज जीडीपी उसकी असर करेगी थोड़ी देर के लिए, पर वो क्विक रिकवरी के मोड में है, वो क्विक रिकवर कर जाएगा। ठीक है बख्शी। और दूसरी बात ये है कि उसके अब आर्मामेंट इंडस्ट्री और उसकी प्रोडक्शन तेज हो गई है, उसकी आर्मामेंट की डिमांड तेज हो गई है, तो उसको कोई इतनी ज्यादा मेजर चिंता भी नहीं है। ठीक है, दाऊदी साहब आपके पास आऊं, शाह साहब आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले कुछ और आंकड़े आपको दिखाते हैं। जी हां, पूर्वी यूरोपीय क्षेत्र की अगर बात करें तो यूक्रेन, बेलारूस, मोल्दावा शामिल है। जीडीपी में भी गिरावट है 30.7%। ये अनुमानित वर्ल्ड बैंक का आर्थिक अपडेट है जो हम आपको बता रहे हैं। युद्ध के 2 महीने बीत चुके हैं, रूस भी तबाह हो रहा है। मध्य एशिया क्षेत्र अर्थव्यवस्था में गिरावट 4.1% की है। युद्ध से पहले वृद्धि जो थी अनुमानित 3% की थी, लेकिन अब 4.1% डाउन है। मिडिल ईस्ट की बात हम कर रहे हैं। सीधे एक बार चलेंगे, दाऊदी साहब हमारे साथ हैं।
दादी साहब, ये जो आंकड़े हैं ये इफेक्ट ग्लोबली भी पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रूस और यूक्रेन इन आंकड़ों के बीच में है, इन आंकड़ों का फर्क ग्लोबली भी पड़ रहा है। ग्लोबल इसका इम्पैक्ट इन आंकड़ों का ही नहीं, पूरी जो वहां पे डेवलपमेंट्स हो रही हैं और तब से जो होती आ रही हैं, युद्ध शुरू होने के पहले इन चीजों का अंदाजा लगा लिया गया था कि जो इकोनॉमिक सैंक्शंस हुए हैं या जो सैंक्शन के वॉर, जो फाइनेंशियल वॉर कह सकते हैं आप उसको, उसका कैसे नहीं होगा ग्लोबल उसका इम्पैक्ट। आप देखें, कच्चे तेल की बात कर लें, अमेरिका, जैसा कि अभी बख्शी साहब भी कह रहे थे कि अमेरिका या आर्मामेंट इंडस्ट्री की बात करते हैं तो उसको हर तरीके से फायदा है। अगर उसको वहां से तेल नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं वो किसी भी तरह से गल्फ कंट्रीज में, चाहे कतर की तरफ गैस के लिए आ जाए या दूसरी, वो अपना सारा काम कहीं ना कहीं से निकाल लेंगे। लेकिन जो हमारे और आपके पॉकेट पे सीधा इसका असर दिख रहा है, भले मैं यहाँ पे सऊदी अरब में बैठा हूँ और आप न्यू दिल्ली में बैठे हैं, कोई कहीं और है, लेकिन सबके ऊपर इसका सीधा असर है। ग्लोबल इम्पैक्ट इसका दिख रहा है। आप अनाज की बात करें, गेहूं की बात करें, गोल्ड की बात करें, कच्चे तेल की बात करें और ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है। तो इन चीजों को रोकने का कहीं ना कहीं से रास्ता जो अभी तक फेल होता रहा है, रशिया की तरफ से भी देखें कि कोई ऐसी कोशिश हुई नहीं। और ये जैसे भी 60 दिन तक, हमने पहले दिन जब ये 2 महीने पहले आपके चैनल पे भी था और कई और जगहों पे, हमने ये कभी इमेजिन नहीं किया था कि 60वें दिन भी हम इसको इस तरह से एनालाइज कर रहे होंगे। सबने एक तरह से हल्का लिया। हाँ, 4 दिन 5 दिन की कहानियां चल रही थी, बहुत लोगों से मेरी बात हुई थी। अब लगता है, ठीक है सर, अब लग रहा है। आ रहा हूं दाऊदी साहब आपके पास वापस। एक बार मेजर मोहम्मद रिटायर्ड शाह साहब के पास चलते हैं। शाह साहब, दोनों चीज बिल्कुल एक साथ चलती है। जब युद्ध होगा, इकोनॉमिक कंडीशंस खराब होगी, लेकिन उसका जो इंपैक्ट होता है वो ग्लोबली होता है, जो पिछले सवाल पे हम थे। अगर आज से और युद्ध लंबा खिंचता है तो जो इसका आफ्टर इफेक्ट होगा, यूक्रेन की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, वो रूस या हिंदुस्तान जैसे कंट्रीज पर क्या होगा? बड़ा अच्छा सवाल नरेंद्र भाई आपका। ये युद्ध और लंबा खींचने वाला है। हाँ। तो हमको तैयारी रखनी पड़ेगी अपनी तरफ से। मैं आपको बताऊं, ये युद्ध और लंबा खींचेगा कि हम यहाँ पे नए साल मना रहे होंगे, नया साल, और यहाँ पे रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा होगा। कितना खराब होने वाला है ये, जब तक बीच में कोई सीज फायर नहीं हो जाती तब तक। अच्छा, अब इसका इम्पैक्ट कैसे होगा? ऑलरेडी हम देख रहे हैं रोजाना, आप जब दफ्तर जाते हैं, आप जब पेट्रोल भराते हैं, तेल के दाम इतने बढ़ गए हैं। व्हाट्सएप पे मीम्स आने लगे, जोक्स आने लगे कि भाई तेल का दाम इतना बढ़ गया है, हम साइकिल पे आ जाते हैं। कोई बुरी बात है, अच्छी बात है, साइकिल पे आओ और साइकिल। तो देखिए, दाम तेल के बढ़ रहे हैं, दाम जितने भी रिसोर्सेज हैं उसके बढ़ेंगे, इकोनॉमिक वॉरफेयर तो होएगा ही होएगा। और खतरा ये देखिए, सबसे बड़ी टेंशन की बात कहां होती है? ठीक है शाह साहब, वक्त की थोड़ी कमी है, आप आए आंकड़ों में, हमने आपसे बातचीत करी, फैसला जनता करेगी। बख्शी साहब, कोचर सर, दाऊदी साहब, मोहम्मद अली शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका। कोशिश हमारी यही थी कि हम समझाते आपको कि आंकड़े हमारे हैं, फैसला आपका है। रूस यूक्रेन लड़ रहे हैं, लेकिन फर्क सबको है।